बिल के माध्यम से मुस्लिम तबके के को उनकी अपनी जमीनों से बेदखल करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि आप इस देश के अंदर जो है बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ ना रहे। उम्मीद का मतलब ये कि आप बहुत ज्यादा अधिकारों की बात ना करें। मेरा मानना यह है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार की तरफ से दखलंदाजी है और उनको सबक देने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष ने पूरे मसले को संसद के अंदर तो बड़ी मजबूती के साथ उठाया, वहां उनके पक्ष में जम के तकरीरें भी की, भाषण भी दिए, बहसबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं उतर रहे। संसद से मुझे किसी तरीके की अड़चन नजर नहीं आती है, लेकिन सड़क पर जिस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठनों ने ये चेतावनी दी है, आपको लगता है कि यही एक तरीका है अब बिल को रोकने का? इतनी मजबूती के साथ विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की, जो कि लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में पेश हो चुका है, चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल इस पर हंगामा भी हो रहा है। अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि सरकार उनको उनकी जमीन को हड़पना चाह रही है। विपक्ष भी इसको असंवैधानिक बता रहा है और सरकार कह रही है कि गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं के लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह सरकार सही है या सरकार का मकसद क्या है, असली मकसद क्या है, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? क्या कोई कनेक्शन है जो कहीं उनको वोटों में फायदा करता हो? कैसे फायदा करेगा, कहां पर फायदा करेगा, ये एक सवाल भी है। अब इस सारे विषय पर आशुतोष जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है और उनका मकसद क्या है। आशुतोष सर, क्या इसमें कोई चुनावी कनेक्शन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जहां पर मुसलमान की आबादी ठीक ठाक है? देखो अंकुर, इसको चुनावी कनेक्शन जोड़ने के पहले जो बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए हमारे दर्शकों के सामने कि दरअसल इस बिल को लाया गया ये कह के कि दरअसल जो मुसलमान तबका है, मुसलमान तबके की जो जमीनें हैं, जमीन का मतलब जो वक्फ की जमीन है, उसमें बहुत बड़े हाँ, पैमाने पर भ्रष्टाचार है और उसका हाँ, मिसमैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है और किसी भी जमीन हाँ, को वक्फ की जमीन घोषित करके उस जमीन को हड़प लिया जाता है। तो हाँ, इसका मकसद ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा, लेकिन अगर आप गहरे उतरकर इसको देखने की कोशिश करें तो आपको पूरी तरीके से अंदाजा होगा कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है और हिंदुत्व का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। जो पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि लैंड जिहाद करके एक नारा बुलंद किया गया है और उसके बहाने मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया गया और कहा जा रहा है कि दरअसल मुसलमान जो बड़े पैमाने पर जमीन को अपने पास कब्जा करना चाहते हैं। ये एक लैंड जिहाद की थ्योरी इनके पास आती है। तो कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से मुस्लिम तबके के को उनकी अपनी जमीनों से बेदखल करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये मुस्लिम तबके को एक और सबक देने की कोशिश है कि आप इस देश के अंदर जो है बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ ना रहे। उम्मीद का मतलब ये कि आप बहुत ज्यादा अधिकारों की बात ना करें। आप या इस देश के अंदर रहें, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, राजनीति में किसी तरीके के दखल देने की कोशिश ना करें और आपकी हैसियत इस देश के अंदर एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की है, इससे ज्यादा की जो स्थिति आपकी है नहीं। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जो वक्फ का बिल है और वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है। कौन लोग वक्फ क्या है? वक्फ बेसिकली एक अरबी का शब्द है और वक्फ का मतलब होता है कि जो समाज के जो बड़े मजबूत लोग होते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी जमीनों को अल्लाह के नाम पे, यानी अल्लाह के नाम पे समाज को दे देते हैं और उसका इस्तेमाल समाज के जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनके मदरसों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके अनाथालय के लिए, उनके पालन पोषण के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के नाम पे दी गई जमीन है। तो जो इसकी तुलना ये की जा रही है कि ये दूसरे चैरिटेबल संगठन की जैसे हैं, इसलिए ये ट्रस्ट जैसा है और इसलिए इसके मैनेजमेंट की जरूरत है। इससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। तो मेरा मानना यह है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार की तरफ से दखलंदाजी है और उनको सबक देने की कोशिश की जा रही है। पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर। अब हाँ, इसकी जो पॉलिटिकल एंगल है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसकी लगातार ये कोशिश रही है कि वो हिंदुओं को ये सबक सिखाए कि देखो हमने मुसलमानों की चूड़ी जो है टाइट कर दिया है।
वो अब पहले हाँ। के तरीके से ना बिहेव कर सकते हैं, ना पहले के तरीके से वो अपनी गुंडागर्दी कर सकते हैं, ना राजनीति में किसी तरीके का हस्तक्षेप कर देते हैं। उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था, लिहाजा हम उनको सबक सिखा रहे हैं। धारा 370 भी इसी के संदर्भ में किया गया, उसके बाद ट्रिपल तलाक को भी इसी संदर्भ में किया गया। उत्तराखंड के अंदर जो बिल लाया गया, जिस बिल को यूसीसी कहा जाता है, यानी वो उसका भी मकसद इसी तरीके से था। जो तमाम बुलडोजर देश के अंदर चल रहे हैं, उसका भी वही मकसद है। हर उस जगह पे जहां मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कहीं दंगे की स्थिति होती है, आप बार बार देखते हैं कि मुसलमानों को ऊपर ही गाज गिरती है और बहुत कम हिंदुओं के ऊपर गाज गिरती है। अभी हाल का वाकया है, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के घर पे एक बड़ा तबका पहुंचा और बुलडोजर लेके पहुंचा, उनके घर को उससे तहस नहस करने की कोशिश की गई, पत्थर फेंके गए। उनमें मामूली धाराओं में लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उनको और जो है थाने से जमानत मिल गई। अगर यही काम अगर मुस्लिम तबके के लोगों ने किया होता तो उनके घर बुलडोजर पहुंच के तो गिरा दिए गए थे और उनको जमानत भी नहीं मिल रही होती। तो ये उस दिशा में उठाया गया कदम है और इसके बहाने से हिंदू और मुसलमान के बीच पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़े हिंदू तबके को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम ही अकेले हैं जो मुसलमानों को सबक सिखा सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। तो हिंदू मुसलमान की जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिक्स है, उसका एक बड़ा हिस्सा है, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। और इससे बड़ा मकसद उनका 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां उनकी इस वक्त साख लगी हुई है, जहां उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, उसमें भी पोलराइज करने की कोशिश या वहां भी राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल, यूपी एक मेन नेशन, इनका कनेक्शन उससे चुनावी तो है। क्या आपको ये लगता है कि जो विपक्ष इसको और ज्यादा उठाएगा और ज्यादा इस पर आक्रामक होगा, तो बीजेपी को ऐसा लग सकता है कि विपक्ष जितना आक्रामक होगा, जितनी ज्यादा आवाज उठाएगा, उतना उनका फायदा होगा? बिल्कुल उनकी कोशिश इसी बात को लेकर, और उससे ज्यादा उनकी उम्मीद इस पे लगी हुई है कि जो मुस्लिम तबका जिसने अब ये साफ तौर पे आंदोलन करने की बात की है, और आंदोलन का मतलब ये कि सड़क पे निकल के, गली गली में निकल के वो अपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, विरोध करने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, तब बीजेपी को ये मौका मिलेगा और वो कहेगी कि देखिए मुसलमान तो एकजुट है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन हिंदुओं को भी एकजुट होने की जरूरत है अगर वो चाहते हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाया जा सके। तो ये बहुत कारगर कोशिश अपनी तरफ से की जा रही है। और इसलिए अगर आप देखें तो विपक्ष ने पूरे मसले को संसद के अंदर तो बड़ी मजबूती के साथ उठाया, वहां उनके पक्ष में जम के तकरीरें भी की, भाषण भी दिए, बहसबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं उतर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही विपक्ष सड़क पर उतरेगा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पूरे विपक्ष को मुस्लिम परस्त साबित करने का मौका मिल जाएगा और फिर वो इन सारी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कहेंगे कि देखिए विपक्ष जो है वो मुस्लिम परस्त राजनीति करता है, लिहाजा हिंदुओं को हमारे साथ आने की जरूरत है। अब अगर इसको आपको ये सवाल पूछ सकता है कि लोकसभा में पास हो गया, क्या राज्यसभा में पास हो सकता है? तो अगर आप पूरी जो संसद की जो स्थिति है उसमें आज की तारीख में वैसे तो 245 सांसद राज्यसभा में होते हैं, लेकिन आज जो कुछ वैकेंसीज है उसकी वजह से 236 सांसद इस वक्त है जिनके बीच में वोट पड़ने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दलों के साथ एनडीए के पास कुल 119 सांसद हैं और तकरीबन 105 जो है वो विपक्ष के साथ है। कुछ ऐसे भी दल है जिनका रुख अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, जैसे बीआरएस जो है, ये तेलंगाना की भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी जिसको पहले टीआरएस के नाम से जाना जाता था, या बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, उसके पास एक सीट है, मिजो नेशनल फ्रंट के पास एक सीट है। तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अभी तक अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है। तो ये राजनीतिक पार्टियां, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बीजेपी के साथ जाने की बात करेंगे, लेकिन अगर इनकी संख्या को मिला भी दिया जाए तो भी बीजेपी को अपने इस बिल को पास कराने में राज्यसभा से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल को कोई विपक्ष रोक पाएगा, क्योंकि राज्यसभा के अंदर 236 चाहिए, बहुमत का आंकड़ा 119 पे आके खत्म हो जाता है। अगर 119 सांसद उनके पास है तो आसानी से बिल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर कर देंगे और फिर ये बिल जो है अपने आप में कानून बन जाएगा। तो संसद से मुझे किसी तरीके की अड़चन नजर नहीं आती है, लेकिन सड़क पर जिस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि वो इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और अंतिम समय तक इसको लड़ेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने कहा, जिस तरीके से जमात उलेमा हिंद के लोगों ने कहा है, तो वो इस पर एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में हार होती है, जीत होती है, एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन जितना ही मुसलमानों का प्रदर्शन, विरोध सड़क पर तेज होगा,
उतना ही बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद या बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जैसा कि आपने कहा कि स्टालिन ने भी यही कहा है और बाकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बोल चुका है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में हम लेकर जाएंगे। स्टालिन भी यही तमिलनाडु के सीएम बोले हैं। तो आपको लगता है कि यही एक तरीका है अब बिल को रोकने का? बिल आ जाए तो अब इसके अलावा तरीका नहीं है, सीजे खन्ना के पास जाएगा, सीजे खन्ना की पाले में ही गेंद है, वही अब इस बिल को रोक सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब जाना ही चाहिए। देखिए, दो उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। पिछले दिनों जब जजेस की नियुक्ति को लेकर एनजेएसी का बिल आया था, तो वो तो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। तकरीबन 90% से ज्यादा सांसदों ने उसके समर्थन में वोट दिया था और राज्यों की विधानसभाओं से भी वो पास हो गया था। तो जब इतने बड़े बहुमत के साथ एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जब पास हुआ था, तब उसको कौन रोक सकता था? क्योंकि सारे सांसद ये चाहते थे, सारे राजनीतिक दल यही चाहते थे। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे 4-1 से फैसला किया था। तो सुप्रीम कोर्ट तो किसी संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो रोक सकता है और उस पर पाबंदी लगा सकता है। अब इसका दूसरा उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद है कि बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े विवादों के साथ किसान बिल जो 3 फॉर्म लॉज थे, उसको संसद से पास कर लिया गया था। लेकिन किसान उसका लगातार विरोध कर रहे थे, सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर किसानों ने तकरीबन 1.25 साल तक सड़क पर आंदोलन किया, सड़क पर बैठे रहे और अंत में सरकार को मजबूर होकर उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो हमने एनजेएसी के बिल को देखा। एनजेएसी जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था, जो कानून बना था, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और जो कृषक कानून थे उसको सड़क की राजनीति ने उसको निरस्त करा दिया था। तो हो सकता है कि जब ये बिल कानून बन जाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और करेगा इस सुनवाई, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर उसको चुनौती दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट आइदर वे इसका फैसला कर सकता है। इसमें अभी से कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि दरअसल ये सरकार के खिलाफ जाएगी, सरकार के पक्ष में जाएगी, क्योंकि कानून का मसला है, संविधान का मसला है। वो संविधान की प्रोसेस के तहत इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से सड़क के पर भी इस पर निर्भर करता है कितना दबाव डाल पाता है मुस्लिम समुदाय और कितनी मजबूती के साथ विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। अगर किसानों की तरीके से इन्होंने इसको बड़ा आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया, तब तो बदले जाने की संभावना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनका आंदोलन कोई बहुत ज्यादा कामयाब इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटरों की कोई दरकार ही नहीं है और चूंकि दरकार नहीं है इसलिए उनके किसी भी दबाव में आना उनके लिए आसान, बहुत मुश्किल काम नहीं। दबाव में आना बहुत संभव नहीं दिखाई पड़ता मुझे। जैसे शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था तो सरकार उसके दबाव में नहीं आई और बार बार कहने की कोशिश की गई थी ये तो वो लोग हैं जो अतिवादी हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने वाली बात करते हैं, पाकिस्तान परस्त है। तो जब मुसलमान सड़क पर उतरता है तो उसके बारे में इस तरीके की बातें फैला के हिंदुओं को एकजुट करने में ज्यादा कामयाबी मिलती है, इसलिए बीजेपी उसके दबाव में नहीं आती। लेकिन जब किसान जब निकलता है या मजदूर जब निकलता है या हिंदू बड़े पैमाने पर निकलता है अपने अधिकारों को लेकर, तब बीजेपी के खतरा होता है कि उनका अपना वोट बैंक भी कहीं कमजोर ना हो जाए और उसका नुकसान उनको ना हो, तो वहां पे वो झुक जाती है। लेकिन इस मसले में सरकार झुकेगी ऐसा मुझे आज की तारीख में कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुसलमानों की सारी उम्मीद अब सिर्फ हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही है और वहीं से अगर उनके पक्ष में कोई न्याय हो तो बात अलग है। बिल्कुल। तो अब आखिर में यही निष्कर्ष निकला है कि विपक्ष संसद में तो बोल रहा है लेकिन सड़क पर वो भी नहीं आएगा क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो सड़क पर उतर गया तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। आंदोलन अगर करेंगे तो जैसा सर ने कहा कि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन या कोई हिंदू उतर जाए तो सरकार झुक जाएगी, अदरवाइज सरकार नहीं झुकती है। कुल मिला के एक ही रास्ता बचा है सुप्रीम कोर्ट का, वही इसको रोक सकता है। बाकी तो अब राज्यसभा से भी पास ही हो जाएगा, लोकसभा से तो हो ही चुका है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार।